ठीक है, तो अभी देखो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेफिनिट आर्टिकल। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें पढ़ाया इंडेफिनिट आर्टिकल, उसका हिंदी क्या निकलता है, कब कब प्रयोग होता है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और कितने होते हैं। बेसिकली जो डेफिनिट आर्टिकल तुम्हारे एक ही होता है जो दा होता है, इसको दा पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि कब इसको दा पढ़ना है और कभी इसको दी पढ़ना है। तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि जब दा, इसका प्रयोग हम ऐसे नाउन के पहले करेंगे जिस नाउन का जो पहला लेटर होगा और उसका साउंड करेगा वावेल का साउंड करेगा, तो हमें इसको दी पढ़ना है वहाँ पे। और जब उस नाउन का जो पहला लेटर होगा उसका जो साउंड होगा वो एक कॉन्सोनेंट का होगा, तो वहाँ पे हमें इसको दा पढ़ना है। ठीक है, और एक बात और मैं बताया था कि जिस नाउन पे हमें एम्फेसाइज करना होगा, जोर देना होगा, अगर उसके पहले इसको लगाएंगे तो वहाँ पर भी इसको हमें दा नहीं दी बोलना है। तो ये बात क्लियर है कि इसको दा भी पढ़ सकते हैं, दी भी पढ़ सकते हैं। इट्स अप टू अस, ये हमारे ऊपर है। तो देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। देखिए डेफिनिट आर्टिकल का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड विथ सर्टेन नाउन। सर्टेन नाउन का मतलब होता है निश्चित नाउन। कहने का मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है, निश्चित आर्टिकल, ऐसा उपपद जो निश्चित हो है। निश्चित क्यों कहा जा रहा है इसको, डेफिनिट आर्टिकल क्यों रखा गया इसका नाम, एक पल के लिए आपको वेट करना है। जब ये मैं 11 पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद इसको मैं बताता हूँ कि इसका नाम डेफिनिट आर्टिकल क्यों रखा है, क्योंकि इसके लिए आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी और एग्जाम्पल के लिए अभी मेरे कॉपी में जगह नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो डेफिनिट आर्टिकल है 11 कौन कौन से सिचुएशन है जहाँ पे आपको डेफिनिट आर्टिकल लगाने ही लगाने। अगर आप वहाँ नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत माने जाएंगे। हाँ, स्पीकिंग के टाइम आप नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पीकिंग के टाइम में कोई भी आपको जज नहीं करता कि आपको ग्रामर कितना आता है। स्पीकिंग के टाइम में क्या होता है कि आपको सिर्फ अपना थॉट दूसरे तक पहुंचाना होता है, तो इसलिए स्पीकिंग में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन लिखते टाइम आपको ध्यान देना होगा कि डेफिनिट आर्टिकल कहाँ कहाँ पे लगाना ही है। तो देखिए जो डेफिनिट आर्टिकल का 11 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आपको लगाना है। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको नोट भी करना है साथ ही साथ। देखिए तो पहली बात है विथ होली बुक्स। होली बुक्स का मतलब होता है जितनी सारी पवित्र किताबें हैं, जो हमारी ग्रंथ हैं, जो धर्म के अकॉर्डिंग सबको दी गई हैं, जैसे द रामायण, द बाइबल, ETC। चूँकि मेरा कॉपी में थोड़ा जगह कम है, मेरा कॉपी थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल लिख के रखा है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जो डेफिनिट आर्टिकल दा है बेटा, जब कभी भी आपको किसी भी ग्रंथ, जितनी सारी किताबें हैं, जितनी सारी होली बुक मानी गई हैं जिन सबको, उनके पहले हमेशा आपको आर्टिकल दा लगाना है। लो यहाँ मैंने दा लगाया है, अगर यहाँ मैं दा नहीं लिखूँ तो ग्रामर के लिए सेंटेंस गलत माना जाएगा। लेकिन एक बात और साथ ही ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैं रामायण को लिखने वाले कौन है, वाल्मीकि जी हैं। अगर इसके पहले वाल्मीकि आए कि वाल्मीकि रामायण, तो वहाँ पे दा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है अगर इस बुक के पहले इसके लेखक का भी नाम लिखा जाए तो वहाँ दा नहीं आएगा, अगर लेखक का नाम नहीं है तो वहाँ पे दा लगाना पड़ेगा। तो ये पहला बात है, आपको नोट करना है इसको कि विथ होली बुक्स, जब भी होली बुक्स का नाम लिखा जाएगा उसके पहले दा लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट्स है रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का श्रृंखला है, जब भी आपको माउंटेन्स की श्रृंखलाओं की बात करनी होगी, जितने पहाड़ ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक श्रृंखलाएँ होती है, जैसे कि 1 2 3, एक चोटी, 2 चोटी, 3 चोटी, इसमें 3 चोटियाँ हैं। तो जितने पहाड़ ऐसे होते हैं, पर्वत ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक श्रृंखलाएँ होती हैं, उस पहाड़ का नाम जब कभी भी हमें लिखना होगा तो हमें दा लगाना है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है द हिमालयास, द अल्पास, चूँकि जगह कम है। तो देखिए जैसे एक माउंट जो एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट एक ही चोटी है, इसलिए उसके पहले आर्टिकल दा मत लगा देना, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सब में श्रृंखलाएँ होती है माउंटेन की। तो देखिए दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है विथ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हो चाहे कोई भी मैगजीन्स हो, तो हमेशा वहाँ पर उसके पहले भी आर्टिकल दा लगाना है। देखो द आउटलुक, एक मैगजीन का नाम है, द आउटलुक एक मैगजीन है, उसका नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स ये न्यूज़पेपर का नाम है। न्यूज़पेपर जब कभी लिखना होगा आपको दा लगाना है। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है। चौथा पॉइंट क्या नोट करना है आपको कि ट्रेन का नाम लिखना हो, शिप का नाम लिखना हो, एरोप्लेन का नाम लिखना हो, तो भी आपको वहाँ दा लगाना है। देखिए मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखा, द राजधानी एक्सप्रेस, जगह कम है इसलिए मैंने EX से लिखा है एक्सप्रेस। द टाइटैनिक, ये जहाज़ का नाम है। तो जितने सारे हमारे ट्रेन का नाम है उसके पहले दा लिखा जाएगा, शिप का नाम दा लिखा जाएगा, उसके पहले एरोप्लेन लिखना होगा, किसी भी एरोप्लेन का नाम लिखना है उसके पहले आपको दा लिखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि नेम ऑफ रिवर्स, किसी भी नदी का नाम लिखना है तो आपको दा लगाना है। ओशियन का नाम लिखना है तो भी दा लगाना है आपको।
देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, द गंगा, द रेड सी, ETC। तो कहने का मतलब क्या मेरा कि रिवर का नाम आपको लिखना है, द गंगा, द यमुना, इसी प्रकार जितने सारे नाम होते हैं उनके पहले आपको नाउन के पहले दा लगाना है। लो ओशियन, लो द रेड सी। तो कहने का मेरा मतलब है किसी भी ओशियन महासागर का नाम लिखना है, रिवर का नाम लिखना है तो आपको दा लगाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि बॉडी का पार्ट। तो जब भी हमें अपने बॉडी का पार्ट मेंशन करना होगा, लिखना होगा, तो उसके पहले भी दा लगाना पड़ेगा, द हैंड, द लेग, ETC, इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, विथ द प्लैनेट। प्लैनेट मतलब जो हमारे ग्रह हैं, देखिए द अर्थ, द मून, द सन, ETC। तो यहाँ मैंने ETC लिखा है। तो जब भी प्लैनेट की बात की जाएगी तो वहाँ पर आपको दा लगाना है। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, चाहे हिस्टोरिकल प्लेस है या हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, उसके पहले भी आपको दा लगाना। देखिए द इंडिया गेट हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। तो कहने का मतलब है जितने सारे हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन सब के पहले आर्टिकल हमें दा लगाना है। ठीक है। 9 पॉइंट क्या कहता है, विथ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का दो बातें यहाँ पे, एक तो सुपरलेटिव जो डिग्री होता है एडजेक्टिव का, उसके पहले हमें दा लगाना ही लगाने होते हैं। और दूसरी बात है क्या है कि जो एडजेक्टिव है, जो एडजेक्टिव अकेला हो, देखो यहाँ पे एडजेक्टिव अकेला है, इस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लिखा गया है, तो इस स्थिति में भी हमें आर्टिकल दा लगाना होता है। और इस स्थिति में इसका हिंदी होता है सारे गरीब, सारे मोटे, ETC। तो यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। इनके बाद जो वर्ब आएगा वो बहुवचन का वर्ब आते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ द पुअर आर बोलना पड़ेगा, द पुअर आर, द फैट आर, द हैंडसम आर। तो इसके मतलब एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो भी वर्ब आएगा बहुवचन का वर्ब आएगा। अभी मैं एग्जांपल भी इसका दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्लीन करने के बाद। लेकिन अभी यहाँ आपको सिर्फ नोट करना है कि 9वां पॉइंट क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ भी हमें आर्टिकल दा लगाना है। देखो यहाँ मैंने लगा के रखा है। पॉइंट नंबर 10 क्या होता है, विथ डायरेक्शन। जब भी हमें डायरेक्शन का नाम लिखना होगा तो क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ। लेकिन ध्यान रखिएगा जब वो साउथ इंडिया इस प्रकार से का जब कोई जगह दिखाने लगी जाएगा वह डायरेक्शन, तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, विथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। जितने सारे हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ढोल हो गया, तबला हो गया, फ्लूट हो गया, तो जितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसके पहले भी हमें आर्टिकल दा लगाना पड़ता है। गिटार हो गया, तबला हो गया, इसी प्रकार से जितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, 10 जो पॉइंट हैं, 11 जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे उसको नोट करना। अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन बेसिक अगर आप इतना सीख जाते हैं, इसको अगर आप याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो इट वुड बी एनफ फॉर डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के लिए इतना पर्याप्त होकर इतना अगर आप सीख लेते हैं। अब मैं आपको इसको गहराई वाली बात बता रहा हूँ कि इसको डेफिनेट आर्टिकल नाम क्यों दिया गया है, और उस स्थिति में आप किसी भी नाउन के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपका नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, चाहे नाउन प्रॉपर हो, किसी प्रकार का नाउन हो, उस सेंस में दा का प्रयोग सभी के साथ हम कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं साइड हो जा रहा हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके और इसको ढंग से नोट बनाना है। ओके। अब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल मैं इसका दिखा दे रहा हूँ कि जब एडजेक्टिव होते हैं तो बहुवचन वर्ब लेते हैं। एडजेक्टिव जब अकेला होता है और उसके पहले दा लगाए हुए होते हैं तो बहुवचन का वर्ब लेते हैं। हाँ चलिए, इतने में काम हो जाएगा। देखिए जो पहला एग्जांपल मैंने बोला, द रिच। द रिच मतलब होता है अमीर, जितने सारे अमीर हैं। द रिच आर गेटिंग रिचर। द रिच आर गेटिंग रिचर, अमीर जितने सारे अमीर है। देखो तो यहाँ पे मैंने जो वर्ब लगाया, प्लूरल का वर्ब लगाया, बहुवचन का वर्ब लगाया। तो जब कभी भी दा होगा उसके बाद एडजेक्टिव होगा और उसके बाद कोई नाउन ना हो तो वह समझ जाइएगा कि वह उस एडजेक्टिव का जो वर्ब आएगा बहुवचन का वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ द पुअर, सो द पुअर, इसके बाद इज मत लगा देना, इज लगा दोगे तो गलत माना जाएगा। इज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वर्ब आर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सर सारे गरीब को इंडिकेट करा रहा है। द पुअर मतलब जितने सारे गरीब लोग, सभी गरीब की बात होगी। सो द पुअर आर सो सैड, सारे गरीब कैसे हैं, बहुत ही उदास हैं। तो कहने का मतलब यह भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब एडजेक्टिव अकेला हो उसके पहले दा लगा हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा बहुवचन का वर्ब आएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है वो ये समझाना है कि इसका डेफिनेट नाम क्यों पड़ा। हाँ तो अब समझ लीजिए डेफिनेट आर्टिकल इसको कहते क्यों है
कि जिस नाउन के पहले लगता है उसको बनाता है डेफिनिट, निश्चित बना देता है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे वही कलम चाहिए, मुझे वही कलम चाहिए, मुझे वही कलम चाहिए, मुझे वही कलम चाहिए, मुझे वही कलम चाहिए। अब जरा सोचिएगा इसका इंग्लिश क्या बना सकते हैं हम, तो मुझे वही कलम चाहिए, तो वही का इंग्लिश क्या होता है, हैं? सोचिए, तो यहाँ वही नहीं, हमें बस ये क्या समझना है। देखो फिर से मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। हिंदी तो किसी भी तरह से हम बोलते हैं, लेकिन जब हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं इंग्लिश में, तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों समझ जाते हैं कि किस नाउन के बारे में बात हो रहा है। अब देखिए इसका इंग्लिश में बना रहा हूँ आई वांट द पेन, आई वांट द पेन। अब मैंने, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ तो पेन के बारे में मैं जान रहा हूँ क्योंकि द लगाया हूँ, और सुनने वाला भी समझ गया कि मुझे कौन सा पेन चाहिए, तो मुझे वही पेन चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आई सा द मैन, आई सा द मैन, मैंने उस आदमी को देखा, मैंने उसी आदमी को देखा। तो आप हिंदी देखिए, ये मैन क्या हो गया कि बोलने वाला मैं हूँ, तो द लगाने से क्या है कि मैं तो जान ही रहा हूँ मैं किस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति से मैंने बोला कि आई सा द मैन, और जो सुनने वाला है वो अभी समझ गया है कि यह कौन सा आदमी है। क्यों समझ गया सर? क्योंकि इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो एक बार सुन लीजिएगा बेटा, द हम उसी नाउन के पहले लगाते हैं कि जिस नाउन के बारे में बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी पहले से जानता है, मतलब पहले से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सुनने वाले को भी होता है और बोलने वाले को भी होता है, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग द प्लेस, आई एम गोइंग द प्लेस। अब देखो प्लेस तुम्हारा एक नाउन, इस नाउन के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। अब मैं बोला आई एम गोइंग द प्लेस, तो जो व्यक्ति इसको सुन रहा है, सुनने वाला समझ गया है कि किस स्थान की बात हो रही है, सुनने वाला भी समझ गया, बोलने वाला समझ गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द लगा हो। तो आई होप कि आपको डेफिनेट आर्टिकल का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।